दोस्तों नमस्कार। जारी है राजू अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के तीखे सवाल और आज हमारे साथ है शिवसेना के फायर ब्रांड नेता प्रीति बंड जी। प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। जनरली प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है पत्रकार और हम पत्रकार हैं, ठीक है, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता के सामने अच्छे लोग आए और अच्छे लोगों की क्वालिटी जनता के सामने बताया जाए। उस हिसाब से हम ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रीति जी, अमरावती लोकसभा 2024, मुझे लगता है कि अमरावती में भलन भाव वानखड़े के लिए जितनी मेहनत यशोमती ठाकुर जी ने किया, उससे ज़्यादा तो नहीं या उससे 1% भी नहीं, कम से कम उसी लेवल के 100% के लेवल पर आपने भी बहुत मेहनत। जनरली इससे पहले शिवसेना की ओर से कांग्रेस का विरोध ही किया। इस बार आप यूटी में हैं, महाविकास आघाड़ी में हैं, इंडिया गठबंधन में। शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन सेंट्रल लेवल पर भी है और स्टेट लेवल पर भी। इस गठबंधन में जाने से पहले और जाने के बाद उद्धव जी ठाकरे के मन में क्या था और अभी क्या है, इसके बारे में आप प्रकाश डालने की कोशिश। जी देखिए, जैसे 2019 में जी हाँ, इस 19 में आपने देखा कि भाजपा शिवसेना साथ में जी, और तब बटेला विधानसभा से मैं भी जी और तब गठबंधन था शिवसेना। लेकिन आपने देखा कि मैं बहुत कम वोटों से तब जी हाँ, मेरी हार हुई थी, बहुत कम वोटों से। तो हमको लगा कि शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मैं पहुँचना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात हमको तब लगी जब खुद रवि राणा जी ने बताया कि, और खुले हम बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी ये बात कही है कि फडणवीस साहब तभी उनके साथ थे 2019 में, छुपी युति उनकी। तो ये सोचिए कि वहाँ से गद्दारी शुरू, जहाँ जबकि वो हमारे साथ थे और तब उन्होंने अपक्ष के एक आमदार की मदद की और खुलेआम उन्होंने बोला है और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो गद्दारी वहाँ से शुरू हुई। उद्धव साहब ने तो कुछ किया नहीं, वो तो उन्हीं के साथ थे और ऐसा कुछ किया भी नहीं था। लेकिन जब ऐसा हुआ कि 2.5 साल उनके थे, 2.5 साल हमारे, उसके ऊपर भी वो लोग राजी नहीं थे, तो करे तो क्या करें। तो उद्धव साहब ने जो किया, मैं उसे ये कहूँगी कि हमारी खुद की अहमियत रखने के लिए, हमारा वजूद रखने के लिए, स्वाभिमान रखने के लिए हमें करना था। जनरल प्रीति जी, कैसा है, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, यहाँ पर उद्धव जी ठाकरे, यहाँ पर आदित्य जी ठाकरे, उनके एक जुबान की कीमत होती है। अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में जो समझौता हुआ था 2.5 साल का सीएम पद के लिए, उसके लिए जो बीजेपी ने गद्दारी वाला जो काम किया है, गद्दारी कहा है। दूसरी मेन बात ऐसी है कि वो डिक्टेटरशिप यूटी में भी लाना चाहते हैं। जैसा भी तानाशाही है, हिटलरशाही है, जो मन में आया वैसी बात चल रही है। क्या आपको नहीं लगता बीजेपी का रवैया ऐसा है कि अपने सहयोगी पार्टियों को खत्म करने का? हाँ, वो तो दिख ही रहा है, छोटी छोटी पार्टियां उनको खत्म करनी है और उनको एक हाथ में सकता, और ये हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी में मुझे आप ये बताइए, जब तक अपोजिशन नहीं रहेगा तब तक कहाँ डेमोक्रेसी? जी जी जी। अगर उनको ये सब खत्म करके हिटलरशाही आपने जो यूज किया है, हाँ, बहुत सही शब्द, हाँ, और उनको ये सब करना है क्योंकि उनको एक हाथ में सकता चाहिए और ये इम्पॉसिबल है अगर डेमोक्रेसी आप। जी 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 जी। प्रीति जी, एक शिवसेना ने ही बीजेपी को महाराष्ट्र में एंट्री दिलाई है, उंगली पकड़ के लेकर आए, ठीक है। उस समय के बीजेपी के जो बड़े लीडर्स थे वो बाळासाहेब ठाकरे के साथ में ही आए और एक समय ऐसा था छोटा भाई बनकर ही काम करते थे। आज इतना माहौल खराब कर दिया उन्होंने कि उद्धव जी को ये तक कहा उन्होंने कि आप हिंदू ही नहीं है, तो आप हिंदू, उद्धव जी नहीं है ऐसा वो कहते हैं, तो हिंदुत्व की परिभाषा कैसे बताएंगे? बीजेपी वाली हिंदुत्व परिभाषा क्या है, या फिर उद्धव ठाकरे वाली हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? इसमें आप डिफरेंस कैसा देख सकते हैं? हाँ, जैसे कि अपन हिंदू हृदय सम्राट जी बाळासाहेब ठाकरे, उनका जो हिंदुत्व का मुद्दा था, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि दूसरे के धर्म का अपमान करो। जी जी, उन्होंने उतना ही सम्मान दिया। जी, वही आज उद्धव जी कर रहे हैं।
जी। इसमें ये जो लोग बोल रहे हैं आज वो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उद्धव जी भी आज हिंदुत्व के मुद्दे पर ठाम खड़े हाँ, हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जैसा हिंदुत्व है वैसे इधर अदर जो धर्म है उनका भी उसी तरह मान रखना चाहिए। जियो और जीने दो। हाँ, जियो और जीने दो, ये तो रखना ही पड़ेगा ना, आज के ज़माने में ज़रूरी भी है। तो आपको क्या लगता है कि उद्धव जी का जो अभी हिंदुत्व है अभी सॉफ्ट कॉर्नर लेवल पर आया हुआ है, तो उसका वो सॉफ्ट असर कॉर्नर नहीं बोल हाँ। सकते, आज की ज़रूरत है। नहीं शायद एक ये समय अगर- एक समय ऐसा भी था कि शिवसेना का जो हिंदुत्व था एकदम कट्टरवादी था। हाँ, जी। जाहिर है कि असर उस पर बीजेपी का पड़ा, या बीजेपी के जो उस समय के लीडर्स थे उनके विचारों से इत्तेफाक रखते थे, शायद मैं डेफिनेट नहीं बता सकता। तो उस समय का जो हिंदुत्व था शिवसेना को कट्टरवादी था, और अभी का जो हिंदुत्व है वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो एक्चुअल ओरिजिनल हिंदुत्व कहा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। हिंदुत्व आज भी है। हाँ, उद्धव साहब ने गद्दारी नहीं रखी, एक्सेप्ट की, उन्होंने हिंदुत्व आज भी रखा है। लेकिन इन लोगों ने गद्दारी की, और उनका कहना, उन्होंने खुद कहा है कि 2019 में जब गठबंधन था तब से गद्दारी है। तो आप सोचिए कि गद्दार को कैसे हम सहन। हिंदुत्व अपनी जगह पे है, उनका हिंदुत्व अलग, हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं, हिंदुत्व एक ही है। और आज की जो नीति हमने, आप जो बोल रहे सॉफ्ट नहीं, सिर्फ आज सम्मान करना जानते हैं। दूसरे जो धर्म है, जाति है, उन सबका सम्मान करके हम अपने हिंदुत्व को रख रहे हैं। प्रीति जी, अमरावती में जो लोकसभा चुनाव हुआ, आपने बहुत मेहनत की, धूप में भी घूमे हैं, गाँव में भी गए हैं, पसीने से लथपथ हो गए, बाल बिखरे हुए, एक्सवाइजेड जो यानी जितनी मेहनत करना चाहिए वो दिख रही है लोगों को, जनता को दिखी है। तो उस मेहनत का फल अगर आपको मिलना चाहिए तो बडनेरा में आपकी तैयारी क्या बताती है इस बारे में? देखिए, मैंने मेहनत की है, और इस उद्देश्य में कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने बड़न गाँव में आप खुद को देखा है, जो मेरी परिस्थिति थी 2019 में, सिंपल सादा, जिसको कुछ समझता नहीं था, और आज जो बोला जाता है धर्म शक्ति के खिलाफ ये लड़ाई थी, तब मेरी परिस्थिति वैसी। तो शायद मैंने बड़गम जी में वो देखा, और ये देखकर मैंने वो मेहनत की है। आगे जो होगा, जो मुझे मिलना है, वो उद्धव साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि बड़गम भाव को मैंने उस छवि में देखा है, जो परिस्थिति मेरी 2019 में थी, कि लोगों ने आकर मुझे मदद की थी, और हर तरह से, चाहे वो कोई भी तरह से, तो वही सब मैंने करने की कोशिश की। बाकी तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मेहनत करूँगी और मुझे ये मिलना चाहिए, इस हिसाब से। देखिए कैसा है, आपने मेहनत किया है, उसका फल मिलना ही चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। और पॉजिटिव फल अगर मिलता है तो हमारी संगठन तो चाहेगी कि आप बडनेरा में खड़े हो, बडनेरा से चुनकर आए और बडनेरा का अच्छा विकास करें, कि एक होप है, एक उम्मीद है। जैसे लोकसभा में बड़न के लिए जो पॉजिटिव माहौल बने हैं, वैसा ही पॉजिटिव माहौल आपके लिए बडनेरा में बने हैं, तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या बताती है? पहली बात तो ये कि 2019 में हम बहुत कम मतों से जीते। हाँ, ठीक है, इलेक्शन में हार जीत शुरू रहती है, लेकिन एक बात बताऊँ, मैंने सीखा बहुत है। हारने के बाद भी जो उठकर खड़े होना है, लोगों से मिलना है, और आज भी जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो वो अपनापन आज भी मुझे दिखता है। और ये सबसे मेरी कमाई से ज़्यादा संजय बड़ नाम की कमाई है, तो वो मुझे दिखती है। और रहा सवाल बडनेरा लड़ने का, तो जब उद्धव साहब मुझे आदेश देंगे कि आपको ये करना है, तो 100% मैं वो करूँगी और पूरी मेहनत से करूँगी, और फिर देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और इंडिया में इंडिया गठबंधन का भविष्य जो इस समय है, डेफिनेटली राहुल जी का, और महाराष्ट्र में उद्धव जी का, बीच में फिर वो शरद पवार जी आए, या उधर नीतीश कुमार जी आए, अरविंद जी है, ममता जी वगैरह है, लेकिन पूरी राजनीति इंडिया की इस समय में दो ही व्यक्तियों पर है, उद्धव जी ठाकरे और राहुल गांधी जी। तो इन दोनों की दोस्ती के विषय में आप क्या बता सकते हैं? अब दोस्ती के बारे में मैं कहूँगी, ये ऐसी बात है कि अभी मित्रता से ज़्यादा राजकीय जो साथ आए, और देखा जाए तो आप राहुल जी की तरफ देखिए, उद्धव जी की तरफ देखिए,
तो उनकी तरफ देखकर ऐसा लगता है कि सच्चे इंसान है, जी काम करने की इच्छा है और अपनापन लगता है उनकी तरफ देखने से, बात करने से। और आपने देखा होगा कि उद्धव जी ने कोविड के समय जो जब वो मुख्यमंत्री थे जी महाराष्ट्र के, हाँ तब उन्होंने इतने अच्छे से संभाला हाँ सही और नंबर 1 ही थे, लेकिन यूपी वालों ने नंबर 2 कर दिया। वो हम उसमें कोई मायने नहीं, हमारे लिए आज भी नंबर 1 है, आज भी हमारे लिए मुख्यमंत्री है। तो वो क्वालिटी दिखती है कि देश संभालने की, महाराष्ट्र संभालने की, लोगों के साथ मिलजुल के रहने की। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये दोनों भी जो अपने खेती या फिर शेतकरी जन्म शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडणारे, शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेले लोक आणि दुसरं म्हणजे या दोघांनाही संविधान वाचायचं, हिटलरशी लढण्याची, ये सब बातें और बहुत सी बातें। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जहाँ पे भारत देखा जाए तो सृष्टि पे अपना पूरा जो खेती करते हैं जो लोग, तो वो तो पूरे नेचर पे डिपेंड है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन ये राहुल जी बोले या उद्धव जी ठाकरे, इन लोगों को उनका एहसास है, वो हर बार इन लोगों के बारे में पहले सोचा जाता है। उद्धव जी ठाकरे ने जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो एक स्कीम आई थी 7/12 पूरा करना, और ऐसे कुछ झंझट का काम नहीं था, सिर्फ आप अपना आधार कार्ड दिखाइए और आपका 7/12 पूरा हो सकता। तो ये होना चाहिए, ये नेता में होना चाहिए। तो प्रीति जी, अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जिसमें राहुल गांधी जी ने 5 न्याय योजना, 25 गारंटी, 5 न्याय योजना में कृषि जो एमएसपी वगैरह है, नारी न्याय योजना, युवा न्याय योजना, कृषक न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना और जातिगत जनगणना हिस्सेदारी न्याय योजना, उस पर आधारित 25 गारंटी। उस मैनिफेस्टो को उद्धव जी ने भी स्वीकारा है, ऐसा करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसका अपोज नहीं किया। और इस न्याय योजना में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो न्याय योजना, उसमें पूरी तरह 7/12 पूरा जो आपने कहा है तो उसमें उसके अतिरिक्त उसमें एक न्यायिक आयोग बनाने की बात राहुल जी ने की। तो क्या आपको लगता है कि ये जो न्याय योजना आयोग जो बनेगा, न्यायिक आयोग जो बनेगा, वो किसानों के भविष्य के लिए सोने पे सुहागा साबित होगा? अब देखिए, आपने जो बोला है कि राहुल जी का जो मैनिफेस्टो है उन्होंने सबने स्वीकारा किया, हम लोग सब साथ में आए, विकास आघाड़ी जो है जी हाँ, ये लोग सब साथ में विचारों से भी साथ में, तो मुझे लगता है ये सब ने सोचकर मिल बांट कर करने की जी। और जो मैनिफेस्टो राहुल जी ने दिखाया वो सच्ची में बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है उस पर वो सब काम भी करेंगे और हम भी काम करेंगे, उद्धव जी भी काम करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत है आज के दिन। जी हाँ, क्योंकि प्रीति जी ऐसा है 1952 के पहले लोकसभा से लेकर 2024 के लोकसभा के बीच की जितने भी चुनाव हुए और जितने भी मैनिफेस्टो बने, उन सभी मैनिफेस्टो में सबसे अच्छा मैनिफेस्टो इस साल का कांग्रेस का है। और इस मैनिफेस्टो में से बहुत सारी 90% के ऊपर जो चीज़ें उठाई गई है, जितने भी प्रादेशिक पक्ष, समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इवन शिवसेना, इनके भी मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से प्रभावित है डेफिनेटली। तो प्रश्न एक ऐसा निर्माण होता है कि राहुल जी ने जो इतना जो बताया है कि 1 लाख रुपये महालक्ष्मी योजना में देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपये देगा अप्रेंटिस के रूप में, और जैसे डिग्री मिलती है उसके हाथ में, पहले सर अप्रेंटिस दूसरे साल से उसको परमानेंट नौकरी, इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? ये थोड़ा विचार आया होगा आपके लिए? नहीं, ये तो है, आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है, लेकिन डेफिनेटली अगर उन लोगों ने सोचा है तो वो उन लोगों में से नहीं है कि झूठ बोलो लेकिन नहीं, राहुल जी की बात तो कोई क्रॉस नहीं करता, वो झूठ बोलते नहीं है, ये पक्का है। लेकिन हम जनता में जाते हैं ना, जनता पूछते हैं कि इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? कहने का मतलब ये कि आपको भी चुनाव में जाना है, चुनाव में आपको जाना है, उस प्रोसेस में जाना है, तो आपसे भी बात करेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि वो प्राधान्य दे रहे हैं युवा, प्राधान्य दे रहे हैं जो खेती करते हैं। जी हाँ, बिजनेसमैन को प्राधान्य नहीं मिलता। जी हाँ, आज के ज़माने, आज देखो आप, तो जो कर्जा है वो बिजनेसमैन का बहुत सारा कर्जा माफ हुआ
वो पैसा 16 लाख करोड़ के हाँ, लगभग। वो पैसा कहाँ हाँ से हाँ है? तो हम वो नहीं करेंगे शायद, हम ये करेंगे जी 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 और ये अपने ही पैसों से हाँ, करेंगे। हाँ। लेकिन आप डिफरेंस देखिए कि अरबपतियों का हम्म, कर्जा माफ नहीं होगा, हम्म, वो पैसे यूज किए जाएंगे हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, नवयुवकों के लिए हम्म। और जिनकी खेती है शेतकऱ्यांसाठी यूज केले जाएंगे। बरोबर हाँ मोटा डिफरेंस है, आप देख पाएंगे ये डिफरेंस, आप खुद देख पा रहे हो कि बड़े लोग बड़े नहीं होंगे और छोटे लोग छोटे नहीं होंगे। राहुल जी का कहना था ऐसा, इस पर उन्होंने सॉल्यूशन दिया, उनसे पूछा है जो दिल्ली या ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पैसा कहाँ से लेंगे। राहुल जी ने कहा था कि जो 16 लाख करोड़ जो माफ किया है 22-23 लोगों का, वो 16 लाख करोड़ मतलब मनरेगा का 1 साल का पैसा ऐसे गुना 25 दफा जितना पैसा होता है उतना 16 लाख करोड़। जो हम 25 साल में जितनी पैसे हम देंगे 1-1 लाख के हिसाब से, वो 25 साल के लगभग का पैसा है 16 लाख करोड़ हम दे सकते हैं। उन्होंने वो टेक्निकली, हाँ टेक्निकली उन्होंने ये सही बात है, हाँ, आपने देखा है, उन्होंने रिसर्च किया है इस बात पर, लेकिन जनता को बताना वो थोड़ा प्रॉब्लमेबल हो जाता है। कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सबको पता है कितना कर्जा माफ हुआ है बड़े लोगों का, और वो प्राधान्य दे रहे हैं अपने जैसे छोटे लोगों का जिनको जरूरत है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा वर्ग है आज, उन सबको दिया जाएगा। ये वही पैसा है, उतना ही पैसा है, कुछ लाना नहीं पड़ेगा, कुछ नया करना नहीं पड़ेगा। जो इन्होंने दूसरे बड़े लोगों के लिए किया वो शायद राहुल जी और सब मिलकर जिनको जरूरत है उन सब के लिए यूज किया जाएगा। प्रीति जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरे का जो गठ है उबाटा, जिसे नाम दिया है, उबाटा नहीं बोलना चाहिए मुझे, तो अच्छा नहीं, तो मुझे शिवसेना अच्छा हाँ, लगा, और शिवसेना वो भी अच्छा हमारे लगता उद्धव साहब की। है। ठाकरे साहब को गठ का हाँ तो ज़्यादा बैठा है, उबाटा मुझे बिल्कुल सही ठीक नहीं लगा। तो शिंदे जो है एकनाथ शिंदे ने आज 15 लोकसभा उम्मीदवार की डिक्लेयर कर दिया। उसे लग रहा है कि हमने जो निर्णय लिया था गद्दारी का, आज सिद्ध हो कि हम अभी उद्धव ठाकरे के ऊपर आ गए। तो आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की बराबरी कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलेंगे और हम सुन लेंगे, ऐसा नहीं होगा, कर ही नहीं पाएंगे। आप कैसे बोल सकते हो ये सब? ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं। कहा उद्धव साहब, ये एकनाथ शिंदे का कहना है, बाकायदा उसका कहना है। कुछ भी कहेंगे इसलिए अपन सुनेंगे थोड़ी ना, कहते रहेंगे, लेकिन अपने को पता है ना क्या है, आपको पता है, मुझे पता है। आपने ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उद्धव साहब यानी हमारे जैसे कुटुंब प्रमुख के जैसे, आपने ये सवाल पूछकर मुझे थोड़ा नाराज कर दिया। नहीं सॉरी इसके लिए, लेकिन कैसा है जनता में ये बातें चलती है, और खुद एकनाथ शिंदे साहब ने बात कही है, वो तो कहते हैं प्रश्न तो निकलेंगे, प्रश्न आनी है, क्योंकि उससे लगता है कि अभी उनको दिख रहा है कि कुछ चल नहीं रहा, तो वो तो ऐसा बोलेंगे। तो एक अच्छा सवाल मेरे ध्यान में आया, एकनाथ शिंदे के साथ में जो लोग गए हैं उन्हें बहुत चांस दिया, उद्धव जी ने बहुत चांस दिया, वापस आ जाओ। अभी लोकसभा के बाद में 4 दिन के बाद में 15 में से 14 हारे, एक आए, वो पता नहीं उसके बाद में नवंबर दिसंबर में विधानसभा जो 40 गए हैं, 4 रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी पता नहीं। उसके बाद में अगर यदि ये लोग वापस आने की कोशिश करते हैं तो उद्धव जी का रिएक्शन क्या होना चाहिए? फिलहाल मैं इस बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहूंगी कि अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कैसा है, लेकिन उद्धव जी ने ये ठहराया है फिलहाल कि जितने जाने हैं वो सब गए, अब जो रह गई है वो हमारी नहीं वापसी वाली बात कर रहा हूँ मैं। वापसी तो वो शायद वो उद्धव जी ठहराएंगे, उसमें बोलने का मुझे अधिकार नहीं। उद्धव जी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, थोड़ा आप प्रकाश डालिए उस पर। नहीं, मैं यहाँ आज तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो उनका डिसीजन रहेगा, और जो भी डिसीजन रहेगा मैं उसका नहीं। अगर ये गद्दारी करके जाते हैं, सरकार गिरा के जाते हैं, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है ना, ये नुकसान उद्धव ठाकरे गठ का नहीं है या शिवसेना का भी नुकसान नहीं है या शिंदे का फायदा भी नहीं है, ये टोटली नुकसान जनता का हुआ है, महाराष्ट्र की जनता का हुआ है। और महाराष्ट्र की जनता ये भी सोचेगी अगर वो गए हैं गद्दारी करके, वो वापस क्यों ले रहे हैं। इस विषय पर मेरा कहना था उद्धव साहब का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। उद्धव जी ठहराएंगे, सच्ची में मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि इस बारे में बात करूँ साहब। आप पर्सनली बता सकते हैं ना, आपका विचार क्या है?
क्या करना मेरा चाहिए? खुद का आप हाँ, पूछिए। आपको क्या बताइए? जिस वक्त वो छोड़ के गए, आप देखिए उस वक्त में कितने संकट वाली बात थी। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त देकर, हालात देखकर साहब उद्धव जी सोचेंगे और जो निर्णय है वो लेंगे। यानी महाराष्ट्र की जनता के साथ फिर से धोखा होने वाला है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं रहना चाहिए। साधारण जनता, जो साधारण व्यक्ति होता है जिससे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो भी कहता है 50 खोके वो जो वाले हैं उनको न लिया जाए किसी भारत में, क्योंकि जनता ने आपको पहले भी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ा, भविष्य में भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब आपके साथ है। लेकिन अगर फिर से वो लोग पास में आते हैं, मुझे तो लगता है कि आप उधर ही हो। शायद ऐसा कहना शायद चाहिए आप जो मुझे। आप जो बोल रहे हो वही होगा। सेम ऐसे ही अजित पवार गढ़ का भी वैसे ही है। अच्छा, लेकिन शरद पवार साहब लेंगे उन्हें, मुझे पता है, उनकी राजनीति थोड़ी तेज है। ठीक है, बहरहाल बढ़िया संबोधन आपके साथ है। अब आखिरी एक सवाल है। वडगांव मतदार संघ जो था, संजू जी के जो उनका एक राखी मतदार संघ, और मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने जितने भी विधायक देखे हैं अमरावती जिले में, बात ही बात नहीं, सबसे अच्छा परफॉर्म, सबसे अच्छा व्यक्तिमत्व, सबसे अच्छा स्वभाव संजू जी का। और वो वडगांव मतदार संघ पूरा डिवाइड हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो संजू जी के जो कार्य है, आप उन कार्यों को आगे बढ़ाने का जो मानस है, उसको मानस को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे जनता के सामने? अच्छा, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि संजू भैया का जो काम है। जी हाँ। तो सच में बोलूँ तो शुरुआत में जब राजकारण शादी करके मैं आई, उसके हाँ। बाद मुझे राजकारण पता हाँ। चला। उसके बाद मुझे सब पता चला कि राजकारण होता क्या। फिर भी बच्चे छोटे थे तो शायद मैं बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान जी। दिया, राजकारण की तरफ ध्यान जी। नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि घर पे ये टाइम नहीं देते, ऐसा क्या था ये हमेशा था। जी जी। और वो रहना भी चाहिए क्योंकि बहुत कम वक्त दिया करते थे। लेकिन जब बहू चले गए, हाँ। उसके बाद मुझे तो राजनीति पता नहीं, देखी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली आप राजनीति में आ गए। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं बोलूँगी। हाँ। चलिए, हाँ। क्योंकि आपने जो मुझे पूछा है कि संजू का काम कैसे आ गया, तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगी कि ये मेरा सवाल नहीं, आप राजनीति में अनफॉर्चुनेटली आए, ऐसा मैंने कहा। उनके काम के लिए तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनका काम। तो मैं बाहर निकली और तब मैंने देखा कि संजय बड़े साहब ने क्या किया। वहाँ पे जाने के बाद लोगों में जो अपनापन था, जो एक रिस्पेक्ट था, जी जी जी। राजनीति में आने के बाद कितने राजनेता को इतना सम्मान, जी हाँ जी। आप बताइए। जी हाँ जी। और उनके जाने के बाद भी लोग संजय ये नाम संजय बंड गेले, संजय बंड होते हा विषय शब्द वापरले, ये वो लोग बोलते भी नहीं, सही बात, सही आहे बात। आणि आम्हाला तुमच्या रूपात दिसते। तर ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनके काम का बोलो तो आपको एक बात मैं जरूर बता, अपनापन, हर एक से जुड़ जाते थे। सही बात। और छोटा भी काम रहा तो वो काम पूरा होने तक वो उन लोगों के पीछे रहते थे और खुद होकर करते थे। 8-10 हमारे यहाँ पीए नहीं रहते थे, वो काम खुद कर देते थे, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो। उससे भी ज्यादा जब कोई आपके पास आता है तो उसको लेटर देकर, अपॉइंटमेंट देकर ऐसे नहीं आना पड़ता। अच्छा, डायरेक्टली आते थे, साथ बैठे रहते थे और सबके सामने आपको किसी को लेकर, किसी की चिट्ठी लेकर नहीं आना पड़ता। आपका काम है आप उनसे बात करो डायरेक्टली। तो वो अपनापन था। उसके बाद भी वो काम हो जाने के बाद उन लोगों से वो जुड़े रहे, उनसे वो अपनापन रहता था। राह चलते लोगों से मिलना, उनसे रुककर बात करना, उससे भी ज्यादा जब भाऊ आमदार बने थे तब मुझे नहीं लगता कोई भी आमदार लोगों के बीच में जाकर बात करते थे या फिर सहजता से उनके घर में जाकर बैठकर कहीं पे भी नीचे बैठ। मुझे अनुभव नहीं तो वो भाव ने की सहजता जो लाई है ना लोगों और आमदार के बीच में, वो शायद संजू हो गया। जी। आप प्रीति जी, एक आपने जो बताया भाव के बारे में, इस बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। कैसा है, राजीव गांधी जब थे, जीवंत थे, जो प्यार उनको जनता ने दिया, भारतीय जनता ने, उसके कितने वर्षों के बाद में राहुल गांधी को वही प्यार मिला। वैसे ही प्यार संजू जी को मिला है। तो वो मुझे दिखता है, हाँ, मैं महसूस भी वैसे हम ठीक है, राहुल जी हो गए, राजीव गांधी जी हो गए, वो नेशनल लेवल के थे,
लेकिन अमरावती लेवल पर संजू बाबू को वाकई में वो प्यार मिला है और इसके लिए तो उनका मैं अभिनंदन करूँगा हमेशा। और हमारे घर में है और ये इंटरव्यू होने के बाद में उनके बारे में जो हकीकत है मैं आप इंटरव्यू होने के बाद बताऊँगा क्योंकि इसमें सही नहीं है। बहरहाल हमारे साथ थे प्रीति बंड जी और भविष्य के हमारे बडनेरा विधानसभा की डैशिंग विधायक बनने के राह पर है और 6 महीने के बाद में डेफिनेटली वो विधायक बनेंगी और जनता के दुखों को कष्टों को हरने के लिए जैसा संजू जी ने काम किया था डेफिनेटली वो भी उनके राह पर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आप आए और हमारे राजीव गांधी विचार विकास मंच के लिए आपने बहुत ही अच्छा संबोधन किया। धन्यवाद। जय